यस बेटा, आप बिल्कुल नोट करते चले जाइए। तो बच्चों, हम लोग यहाँ से क्लास अब स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पे लिखा है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो जैसा कि मैंने अब आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, तो आप अपने अनुसार समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे हेडिंग लिखी है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें जब ये नाम आता है इस चैप्टर का, तो नाम आते ही बच्चों के दिमाग में आता है कि इसमें एपी है, जीपी है, एचपी है, मिसलेनियस सीरीज है। काफी सारी बातें उनके दिमाग में एक साथ आ जाती हैं, जिससे वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन आपको कहीं नहीं करना है। मैं आपको इतनी सिंपल तरीके से बताता चला जाऊंगा कि वो चीजें अगर आपको एग्जाम में नहीं भी आएंगी, तो आप उसको खुद से भी जनरेट कर ले जाओगे। ठीक है। सबसे पहले बच्चों, आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम पता होना चाहिए। वन, देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने जो लिख रहा हूं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम। अब ये जो सम है तो इतना ऑब्वियस, लेकिन इस सम को जब मैंने एक बच्चे से पूछा कि सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन नेचुरल नंबर का सम, तो वो बता नहीं पाया। वो कहने लगा सर ये मेरे को पढ़ाया नहीं गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको एन टर्म्स का सम पता है, दिस इज 1/2 एन एन प्लस वन, इसको एपी के फॉर्मूले से प्रूव भी किया जा सकता है। लेकिन बच्चों, अगर आपको ये पता है, तो क्या आप ये खुद से नहीं लिख सकते हो? क्योंकि ये तो एग्जाम में यूज करना था, कई सारे एग्जाम में यूज किया गया है, लेकिन आपने इसकी जगह ब्लैंक छोड़ दिया था। तो बेटा, इसमें कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। इसमें n को n-1 से ही रिप्लेस करना है, और कोई बड़ा काम नहीं होता है। तो आपका ये सम हो गया 1/2 n-1 इंटू n। तो ये बात अब आपको पता होनी चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम, ये आपको कोई प्रूफ नहीं करना है, या आप इसको निकालने नहीं बैठ जाएंगे, ये आपका टाइम वेस्टिंग है। मैं आपको 4 बार चिल्ला करके बता रहा हूं 1/2 एन एन प्लस वन, तो उसको आपको लर्न करना है। आप उसमें बैठ थोड़ा ना जाओगे कि हम इसको निकाल के बताएंगे, अभी सोचेंगे, अभी रिवीजन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम होता है 1/2 एन एन प्लस वन। सेकेंड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम। तो बच्चों, एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम होता है 1/6 एन एन प्लस वन 2n+1। अब बच्चों, इसकी जो प्रूविंग होती है वो काफी टिपिकल टाइप प्रूविंग होती है। वो प्रूविंग मैंने आपको रेगुलर क्लास में बताई थी। यहां मैं आपको प्रूविंग नहीं बता रहा हूं ना, आपसे कोई प्रूविंग पूछने वाला है। लेकिन आपको 100% ये याद रखना है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल का नंबर्स का जो सम होता है, दिस इज 1/6 एन एन प्लस वन 2n+1। ये आप इसको लर्न करना है। ये मैंने देखा कि आप जब क्वेश्चन में आ रहा है, तो आप अपनी बुक्स उठा रहे हो, उसमें देख रहे हो क्या है, फिर उसकी वैल्यू पुट कर रहे हो। ऐसे तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में हो ही नहीं सकता है। इस तरह के अगर टेस्ट पेपर ऑनलाइन होंगे तो ही आप सफल हो सकते हैं। जहां पेपर ये सब ऑफलाइन होंगे, वहां पेपर आप सफल ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो इनके क्यूब्स का भी सम होता है। तो क्यूब्स का सम होता है 1/4 एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर, जिसको कई बच्चे 1/2 एन एन प्लस वन के होल स्क्वायर से याद रखते हैं। तो चाहे आप ऊपर वाला याद रखिए, चाहे आप नीचे वाला याद रखिए, बात एक ही है। इसमें कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए। ये बहुत ही इजी से सम मैंने लिखे हैं, और कुछ भी नहीं लिखे हैं। ये आपको याद करने हैं, इसको आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना होता है। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसको क्वेश्चन में अप्लाई करने से पहले अपने नोट्स खोल रहे हैं, उनको देख रहे हैं, तब वहां पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब ऐसा काम करना बंद करिए, क्योंकि तभी ये रिवीजन क्लास आपको कराई जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। अभी जो रिसेंटली मैंने आपके कंसेप्ट्स देखे, वो सारे हिले हुए कंसेप्ट्स थे आपके। बच्चों, अगर मैं इस तरह से लिखता हूं कि ए बी सी आर इन एपी, अगर मैं इस तरह से लिखता हूं कि 3 नंबर्स एपी में है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो b माइनस ए है, वो c माइनस बी के इक्वल होता है। आप यही तो लिखते हो, मतलब कोई भी 3 नंबर एपी में हो, लिखा तो हमेशा ही जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। दैट मीन्स b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। बच्चों, b जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड c।
ध्यान से सुनिए हमारी लैंग्वेज। अगर मैं आपसे ए और सी का अर्थमेटिक मीन पूछूं तो वो होगा a+c/2, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है b। इसलिए हम b को कहते हैं b इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड c। तो आप इस बात को लिख सकते हैं, b इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड c। इस बात को लिखा जा सकता है। लेकिन बच्चों जहां मैंने आपका कंफ्यूजन कैसे क्रिएट हो गया आप लोग में, ये 3 नंबर्स ना होकर के 3 से ज्यादा नंबर्स हो गए, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो गए। तो उसमें कंफ्यूज होने का कोई सेंस ही नहीं है। अगर आपके पास 2 नंबर है तो उनका एम क्या है? a+c/2। 3 नंबर होंगे तो उनका क्या होगा? x1 + x2 + x3/2। n नंबर्स होंगे तो उनका एम क्या होगा? उन सबका सम डिवाइड बाय n। तो बच्चों ये तो एम 3 नंबर्स के में भी हो सकता है, 4 नंबर में भी हो सकता है, 10 नंबर में भी हो सकता है, 20 नंबर में भी हो सकता है, n नंबर्स में भी हो सकता है। करना क्या होता है? सबका सम डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो। तो एएम में तो कोई कंफ्यूजन ही ना पैदा करिए कि एएम क्या होता है। एएम को देख करके कई बच्चे क्वेश्चंस भी छोड़ दे रहे हैं अब तो। देखिए, जैसे अब मैं इसका नेक्स्ट कंसेप्ट बताता हूं। ले यहां पे मैं इस बात को लिख लेता हूं कि अगर आपके पास x1, x2, x3 ये xn नंबर्स तक है, तो बच्चों इनका जो एएम होगा वो होगा सारे नंबर्स का सम, सारे नंबर्स का सम होल डिवाइडेड बाय n। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। ना आप एएम में कंफर्टेबल होंगे, ना आप जीएम में, ना ही आप एचएम में, आप कहीं भी कंफर्टेबल होने वाले नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे बच्चों जीपी में ज्यादातर आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जीपी भी बता दे रहा हूं। एचपी में मैं देखा कि आपको खूब ज्यादा अभी प्रॉब्लम हुई है क्वेश्चंस करने में। क्वेश्चंस जब एचपी में आ रहे हैं तो आप उसको कंफ्यूजन में क्रिएट कर जा रहे हो, कभी रेसिप्रोकल टर्म का कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, बहुत अजीब तरीके की वर्किंग आप लोग कर रहे हो। तो सबसे पहले हम एक बार जीपी का भी डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स से हमने लिखा कि ए बी सी आर इन जीपी, तो फंडामेंटली आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं B/A = C/B। ये हर कोई जानता है, लेकिन जिसने लेट ज्वाइन किया उसको अभी भी कंफ्यूजन है कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स a एंड c इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ ac। क्या कहेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ ac। तो बच्चों 2 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या है? a+c/2। 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ac। तो बच्चों b को क्या कह रहे हैं? b इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। बी को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। लेकिन बच्चों अगर ये नंबर्स 2 ना होकर के n नंबर्स हो जाएंगे तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो होगा x1, x2, x3, xn होल पावर 1/n। तो बच्चों ये n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन है। इस तरह से आपको लिखना होता है। और बच्चों ये सारे केसेस में ये जो एम्स आपको दिखेंगे ये आपको ज्यादातर पॉजिटिव ही दिखेंगे, ठीक है ना? तो ये जो नंबर्स होते हैं ये ज्यादातर केसेस में क्या हमेशा ही आपको पॉजिटिव दिखेंगे। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं एचएम की। तो एचएम क्या होता है? एचएम में क्यों आप इतना कंफ्यूजन कर रखा है आपने? देखिए, अगर हम बच्चों लिखते हैं ए बी सी आर इन एचपी, ध्यान से देखिए बच्चों ने लिखा ए बी सी आर इन एचपी, तो इसका क्या मतलब है? कहोगे सर आपने बताया था नंबर्स अगर एचपी में होते हैं तो उनके रेसिप्रोकल एपी में होते हैं। अगर रेसिप्रोकल एपी में है तो बच्चों अब एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 1/a। एपी का सेकंड टर्म क्या है? 1/b। एपी का थर्ड टर्म क्या है? 1/c। दैट मींस यहां क्या मतलब हुआ? आप एपी के तो स्टैंडर्ड जानते हो ना, तो एपी के स्टैंडर्ड जैसे एपी में लगाते हैं वैसे यहां पे लगा लो। बच्चों उसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2/b = 1/a + 1/c, ये आ जाएगा। तो बच्चों यहां से b की वैल्यू आ जाएगी क्या निकल के आती है? वो आती है 2ac/a + c। तो बच्चों ये है b की वैल्यू।
लेकिन बच्चों ये b की वैल्यू इतनी अनोखी होती है कि यहां से फिर आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये बताइए, ये तो दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन है, क्योंकि b क्या है, b तो सर abc के बीच में लाई कर रहा है। अगर abc hp में है तो b क्या है, b a और c का हार्मोनिक मीन हुआ, क्योंकि वो ठीक बीचों बीच लाई कर रहा है। तो सर हार्मोनिक मीन अभी तो समझ में आ रहा है कि दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन है, तो वो 2ac अपॉन a प्लस सी, ये हर बुक में रखा हुआ है, इसको हमने रट भी लिया। लेकिन सर प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है जब नंबर्स यहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, याद ही नहीं रहता कि लिखना क्या है अगर ज्यादा नंबर्स आ गए एचपी में। तो बच्चों इसके लिए कुछ नहीं करना होता, यहां पे आप थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब कर दीजिए। आप इसको लिखिए 2 अपॉन a प्लस सी अपॉन ए सी, इस टर्म को इस तरह से लिखिए। फिर बच्चों इसको आप थोड़ा सा और डिस्टर्ब करिए, तो a अपॉन ए सी, सी अपॉन ए सी। तो बच्चों यहां पर देखिए b की वैल्यू आई 2 होल डिवाइड बाय 1 बाय a प्लस 1 बाय c, ये वैल्यू निकल के आई है। तो बच्चों ये b क्या है, b इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड c। दैट मीन्स बच्चों आपको b तो समझ में आ गया b क्या है, और b आप इसलिए समझ गए क्योंकि यहां पर b आपको क्लियर कट पता था कि abc किसमें है, hp में है, तो b उनका hm होगा। अब बच्चों अगर हम abc की बात ही ना करें, यहां पे हम कई सारे नंबर्स कह दें, यहां पे हम कई सारे नंबर्स कह दें और हम कह दें उन नंबर्स का hm बताओ, मान लो x1 x2 x3 x4 ऐसे करके xn नंबर्स, वो xn नंबर्स hp में, तो बताओ उनका hm क्या होगा। भाई जैसे आपने am निकाला कि x1 x2 x3 xn ये ap में है, तो इनका am क्या होगा, सबका सम डिवाइड बाय n। x1 x2 x3 अप टू xn ये gp में है, इनका gm क्या होगा, सबका प्रोडक्ट होल पावर में 1 बाय n। उसी तरीके से बच्चों अगर x1 x2 x3 xn ये किसमें है, ये अगर बच्चों hp में है, तो इनका hm क्या होगा, मेरे को hm लिखना है, रेसिप्रोकल का सम वो होगा n अपॉन 1 अपॉन x1 1 अपॉन x2 1 अपॉन x3 डॉट 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 1 अपॉन xn, ये होता है बच्चों और कुछ भी नहीं होता। तो बच्चों जैसे हमने दो नंबर्स के लिए लिखा वैसे मैंने n नंबर्स के लिए लिखा है, लेकिन आप एग्जाम में कंफर्टेबल होकर के ये अभी भी नहीं लिख पा रहे थे। अब आप लिखना चालू कर लेना। और बच्चों ये बहुत ही एक आसान सा कंसेप्ट होता है जिसको मैं अभी प्रूफ नहीं करूंगा, ना आपसे कोई प्रूफ पूछने वाला है, कि दो नंबर्स का एम क्या हो, चाहे एन नंबर्स का एम हो, जीएम हो, एचएम हो, इनमें क्या रिलेशन होता है, एम ग्रेटर और इक्वल टू जीएम, जीएम ग्रेटर और इक्वल टू एचएम। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि नंबर्स का जो एम होगा वो हमेशा उनके जीएम से बड़ा होता है, नंबर्स का जो जीएम होगा वो उनके एचएम से बड़ा होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इसको यहाँ पे ओवरऑल कंबाइन करके लिख दें तो एन नंबर्स का एम क्या हुआ, वो हुआ x1 प्लस x2 डॉट 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 xn होल डिवाइड बाय n। gm क्या हुआ, x1 x2 x3 डॉट 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 xn होल डिवाइड बाय 1। hm क्या हुआ, n अपॉन 1 अपॉन x1 1 अपॉन x2 डॉट 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 1 अपॉन xn। कितना आसान है जिसको आपने इतना ज्यादा टफ बना के रखा है, तो काफी आसान सा काम है। अब बच्चों हम लोग एक सीक्वेंस इन सीरीज के ऐसे पार्ट पे चलते हैं जहां पर आपका आंसर ही नहीं मैच करता, आप निकाल करके बैठ जाते हो, कहते हो आंसर मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आंसर मैच कर सकता है अगर आप उसको तरीके से सॉल्व करो। तो मैं आपको बता रहा हूं ऐसे कौन से क्वेश्चन है जहां पर अभी आप गलती कर रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये रहा। तो क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पे, मैं फ्लैश कर रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड the sum to n terms of series। तो बच्चों ये जो एग्जाम का क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन तरीके से चल रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे चलता चला जा रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे करके बच्चों ये चलता ही चला जा रहा है।
तो बच्चों हमें इन जो आपको दिखाई दे रहा है सम निकालना है n टर्म्स का। तो आप कहोगे सर ऐसा है कि सबसे पहले आपने सिखाया था कि अगर कभी भी जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स दिए हो उनका सम निकालना होता है तो पहले हम nth टर्म लिखते हैं। तो बच्चों इसका nth टर्म क्या होगा? तुम कहोगे फर्स्ट टर्म में 1 स्क्वायर है, सेकंड टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है। तो nth टर्म में क्या होगा? nth टर्म में होगा 1 n into स्क्वायर n प्लस plus 1 2 to n plus 1. स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। ये होगा बच्चों nth टर्म में। अब एग्जाम में आपने क्या कंफ्यूजन कर रखा है, आपके क्वेश्चंस क्यों गलत हो रहे हैं? आपसे पूछा गया है कुछ, आप निकाल रहे हैं कुछ, सिंप्लीफाई कर रहे हैं कुछ। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अभी भी मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, दिस इज nth टर्म। तो बच्चों nth टर्म को हम लोग की आदत है, हम लोग rth टर्म करके भी उसको लिखते हैं। तो आप rth टर्म कैसे लिखोगे? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 r स्क्वायर, ऐसे आप लिखोगे। और बच्चों ये जो r स्क्वायर तक का सम है, ये सम मैंने आपको आज ही के टर्म में बताया है। Yes. दिस इज 1/6 r प्लस 1 2r प्लस 1, ये जो सम होता है रिप्लेस कर दिया। अब बच्चों हम वो बच्चे बताते हैं कि सर क्वेश्चन का आंसर तो ये आ रहा है, पीछे कुछ और दिया है। अरे बच्चों हमने तो सम ही नहीं निकाला, अभी तो ये आपका rth टर्म लिखा हुआ है, हमने सम निकाला कहां है? ये तो आपका rth टर्म लिखा हुआ है। क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को आप किसी एक टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं, वो है 1/6 r प्लस 1 2r प्लस 1, इससे रिप्लेस किया। ये सम थोड़ी नहीं है कि आप आंसर में टिक करके चले आए ये सम आ गया, ये सम थोड़ी नहीं है, हमें तो अब सम निकालना है। कैसे? अगर बच्चों उसमें r की जगह 1 डालोगे तो देखो पहला टर्म आ रहा है, डालो r की जगह 1 डालो, उसमें 1 आ रहा है। Yes, sir. r की जगह 2 डालो, देखो दूसरा टर्म आ रहा है, 5 आ जाएगा। 3 डालो, तीसरा टर्म आ जाएगा। तो बच्चों हमको निकालना क्या है? हमें निकालना है t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 अप टू tn, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो बच्चों ये निकालना है, इसी को हम कहेंगे सम ऑफ n टर्म्स। दिस इज सम ऑफ n टर्म्स। तो बच्चों इसको 1 2 3 इंडिविजुअल ना लिख करके हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं समेशन tr, जहां पे r जा रहा है 1 से लेकर के n तक, इसको इस तरह से रिप्लेस कर देते हैं और tr की वैल्यू डाल देते हैं। tr है 1/6 r प्लस 1 2r प्लस 1। तो बच्चों ये आपका सम आ गया। तो बच्चों अब आपको कुछ नहीं करना है, इस पे समेशन आपको लगाना है, थोड़ा बहुत आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका काम बनना चालू हो जाएगा। तो बच्चों ये आएगा 1/6 टाइम्स दिस इज, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2k³ प्लस 3k स्क्वायर प्लस k, ये निकल के आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिए, दिस इज 2/6 टाइम्स समेशन k³, 3/6 टाइम्स समेशन k स्क्वायर, 1/6 टाइम्स समेशन k। ठीक, तो बच्चों सम ऑफ n टर्म्स हो गया 1/3, दिस इज 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1/2 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 1/6 1/2 n प्लस 1। अब समझो बच्चों यहां पे भी आपका क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है। अगर आपने एग्जाम में क्वेश्चन यहां पे छोड़ दिया तो नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने इसके आगे गलत सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दिया तो नंबर फिर कट जाएंगे। अगर आपको डाउट है तो आप यहीं पे छोड़ दो, लेकिन यहां से पीछे आंसर मैच नहीं करेगा आपका। तो मैच कराने के लिए आपको करना क्या है? देखिए, सबसे पहले आप हर टर्म में देखा करो कॉमन क्या है, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है कि ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करो। तो अगर आप बच्चों देखेंगे तो आपको हर टर्म में n+1 तो कॉमन दिख ही रहा है। तो बच्चों जो कॉमन दिखता है ना, पहले उसको कॉमन लेना होता है। सिर्फ इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस टाइप के जितने भी समेशन वाले क्वेश्चन हैं उन सब की बात कर रहा हूं। तो आपको ऐसा करना पड़ता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो n+1/12
4 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, सब में आ जाएगा। ठीक है, आप करके भले चेक कर लीजिए। उसके बाद बच्चों जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा वो है n+1 प्लस 2n+1 और +1, ये बच्चा बच्चों ब्रैकेट के अंदर। तो ये हो गया n+1/12 इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर आ रहा बच्चों, दिस इज कॉल्ड n² प्लस 3n+2 ये आ रहा है। उसके बाद बच्चों उसको आप फैक्टराइज करेंगे, दिस इज n/12 टाइम्स n+1 यानी n+1 का होल स्क्वायर इंटू n+2। तो बच्चों ये इसका आंसर है। आप ऐसे करेंगे, लेकिन आपके करने का तरीका बहुत ही अजीब है। मैं आपको आपका तरीका बता रहा हूं, आप कर कैसे रहे हैं। आप पता है क्या कर रहे थे, आप n इंटू n+1 का होल स्क्वायर आप इसको ओपन करके मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। आप यहां पे भी ऐसा ही कर रहे हो एलसीएम लेने के बाद, और आप यहां पे भी ऐसा ही कर रहे हो। आप कॉमन लेते ही नहीं हो, जिसकी वजह से आपकी 6 5 डिग्री की इक्वेशंस बनती हैं। उसके बाद कहते हो कि सर वो 5 डिग्री की जो इक्वेशन बनी है इसके फैक्टर कैसे करें, हिट एंड ट्रायल मेथड से करें। अरे नहीं, वो होंगे ही नहीं फैक्टर आपसे। आपको ओपन ओपन नहीं करना है, आपको हर क्वेश्चन में इस तरह से कॉमन लेना होता है, जो आप बार बार भूल जाते हैं और एक बड़ी सी डिग्री की इक्वेशन निकाल के बैठ जाते हैं, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस वहां पे लूज होता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके बच्चों, अब 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं, पहले आप यहां तक रिव्यू करिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये जो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है, लेकिन आप इस क्वेश्चन का मतलब ही गलत समझते हैं और कुछ और प्रूफ करके चले आते हैं, क्योंकि अभी तो मैं प्रूविंग के हिसाब से दे रहा हूं, लेकिन होता ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, इफ वन geometric mean, if one geometric mean G and two arithmetic mean means A1 and A2 be inserted between two given quantities, prove that G square is equal to 2A1 minus A2 into bracket 2A2 minus A1। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, if one geometric mean G and two arithmetic mean A1 and A2 be inserted between two given quantities, prove that G square is equal to 2A1 minus A2 into bracket 2A2 minus A1। टर्म्स काफी आसान है, लेकिन अब जब आप प्रूविंग करते हो तो पता नहीं अपने दिमाग में कौन कौन से नए नए वेरिएबल बना लेते हो। तो हम इस क्वेश्चन को स्पेशली आपको दोबारा करा रहे हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहां पर लिखा है वन ज्योमेट्रिक मीन एंड टू अरिथमेटिक मीन बी इंसर्टेड बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज। अब पता है यहां पे लोग सोचते क्या है, जब मैंने एग्जाम में उनके क्वेश्चंस देखे, वो ये सोच रहे हैं कि दो गिवन क्वांटिटीज हैं ए और बी, उनके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन है और दो अरिथमेटिक मीन है। उन्होंने इस तरह की सीरीज का फॉर्मेशन किया हुआ है, और जैसे ही वो फॉर्मेशन करते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते कि ये सीरीज एपी में है, थोड़ी जीबी में है, क्या ये एजीबी है, पता नहीं कौन कौन से इस पे नए कंसेप्ट लगा देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ वन ज्योमेट्रिक मीन जी के बाद बच्चों देखिए क्या लिखा है, एंड टू अरिथमेटिक मीन A1 and A2 be inserted between two given quantities। तो बच्चों इस तरह के केस तो मैंने बताए नहीं है कि दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में जीएम्स भी हो सकते हैं, एचएम्स भी हो सकते हैं, एएम्स भी हो सकते हैं। हमने कोई ऐसा केस बताया है? कोई भी केस नहीं बताया। या तो सीरीज आपकी एचपी में होगी
या तो सीरीज पूरी तरीके से एपी में होगी या सीरीज पूरी तरीके से जीपी में होगी। आप ऐसा थोड़ा ना कर सकते हो कि दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में जीएम भी डाल दो, एएम भी डाल दो, एचएम भी डाल दो। ऐसा तो मैंने कोई थ्योरी में पॉइंट ही नहीं पढ़ाया था। चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए और बी दो नंबर्स और उनके बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर दिया। उसके बाद क्या लिखा है, ए बी यही दो नंबर्स है, उनके बीच में दो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए। यही तो कहा है हमने और वही काम मैंने किया। इसको बीच में डिवीजन में ले लो ताकि आपको समझ में आ जाए। अब बच्चों यहां लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या समझ में आया, आप कहोगे सर ए जी बी ये किसमें, ये जीपी में ही तो होंगे। अगर जीपी में है तो जी बाय ए इज इक्वल टू बी बाय जी, ये तो मैंने आपको सिखाया है। That means g square is equal to ab, that means g is equal to square root of ab। कितना आसान है जिसको आप इतना टफ समझते हो। और बच्चों ये है राइट हैंड साइड वाला, लिखा है a1 a2 b, ये सीक्वेंस किसमें होगी आप बताओ। ये सीक्वेंस एपी में ही, अगर एपी में है तो बीच वाले नंबर्स क्या हो गए, बीच में अगर एक नंबर होता तो आपके लिए आसान काम था, लेकिन एक नंबर तो है नहीं है, बीच में दो नंबर्स हैं तो दो एम्स यहां पर हो गए। तो इसका कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। मैंने कहा रिजल्टिंग सीक्वेंस है तो एपी में ना, रिजल्टिंग सीक्वेंस तो आपकी एपी में, तो एपी में तो आप a1 a2 की वैल्यू कैसे निकालोगे इन टर्म्स ऑफ ए। तुम कहोगे सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 है और चौथे टर्म की वैल्यू हमको पता है b, और चौथा टर्म होता है फर्स्ट टर्म प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। यानी यहां से बच्चों a प्लस 3d की वैल्यू हो गई b, यानी कि बच्चों यहां से d क्या आया, d आया b माइनस a अपॉन 3। तो बच्चों अगर आपको कॉमन डिफरेंस पता पड़ गया है तो आप अपनी सीरीज का फर्स्ट टर्म पता है तो क्या सेकेंड टर्म नहीं निकाल सकते, वो होगा a प्लस डी, है ना, यानी a प्लस बी माइनस ए अपॉन 3 हो गया। कितना आसान है, a प्लस बी माइनस ए अपॉन 3। इसका अगर आप बच्चों एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2a प्लस बी अपॉन 3, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों अगर आप a2 निकालेंगे तो वो होगा a प्लस 2d, d की वैल्यू आपको मैं निकालना बता चुका हूं। तो कितना आसान क्वेश्चन है जिसको आपने रट के रखा हुआ है, एग्जाम में मौके पे आप कर ही नहीं पा रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस 2b बाय 3 हो गया। तो बच्चों मेरे को जरूरत थी प्रूविंग करने के लिए a1 की, a2 की और g की, सारी वैल्यूज मैं निकाल चुका हूं। अब आपका काम है, अब आप एक काम कर लीजिए, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए, किसकी, 2a1 माइनस a2 इंटू ब्रैकेट 2a2 माइनस a1। आपके पास सारी वैल्यूज पता, इस एक्सप्रेशन की आप वैल्यू पहले निकालिए। तो बच्चों जब आप पहले वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी ए आएगी सर, दूसरे और वाले दूसरे की एक्सप्रेशन की बी। वैल्यू निकालोगे तो आएगी बी आएगी। हो गया। तो बच्चों ये किसके इक्वल है, जी स्क्वायर के ही तो इक्वल है, क्योंकि जी स्क्वायर ए बी के इक्वल होता है। दैट मींस दिस इज इक्वल टू जी स्क्वायर। हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन का स्मॉल वर्जन है, क्वेश्चन इससे बड़े भी हो सकते हैं, वो a1 a2 a3 a4 कोई भी बड़ा सा एक्सप्रेशन बना सकता है। करने का लॉजिकल रीजनिंग उसकी यही होगी, ठीक है। ओके ओके बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आया हुआ है और आपका गलत कैसे हो जाता है वो क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी आपके जीपी में है एंड a की पावर 1 बाय एक्स इज इक्वल टू b की पावर 1 बाय वाई इज इक्वल टू c की पावर 1 बाय जेड, ये रिलेशन भी आपको गिवन है। तो बच्चों आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि एक्स वाई जेड किस में, एपी में, जीपी में, एचपी में, एजीपी में, किस में। आप हमेशा आंसर गलत उसमें टिक करके आते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आपको लिख देता हूं उल्टा कि प्रूव दैट एक्स वाई जेड आर इन एपी। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन पता नहीं आप क्यों उसको गलत कर देते हो बार बार। चलिए देखिए, तो एबीसी बच्चों किस में है, एबीसी जीपी में है। तो अब तो आप आराम से लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू
AC, ये रिलेशन तो आपको पता ही हो गया। उसके बाद बच्चों हमको एक अजीब टाइप का रिलेशन दिया है, उस रिलेशन को देख करके बच्चे घबरा जाते हैं। देखिए क्या दिया है, ये दिया है रिलेशन a की पावर 1/x इज इक्वल टू b की पावर 1/y इज इक्वल टू c की पावर 1/z। अगर बच्चों ये तीनों इक्वल है तो उनको किसी के बराबर मान लो, k या लैम्डा, जो आपको मन लगता हो। आपको लैम्डा में कंफर्टेबल हो आप लोग ज्यादातर, तो आप लैम्डा मान लो, ये लैम्डा मान लिया। तो बच्चों ये हो क्या हो गया कि a की पावर 1/x ये भी लैम्डा हो गया, b की पावर 1/y ये भी लैम्डा हो गया, c की पावर 1/z ये भी लैम्डा हो गया। दैट मीन्स क्वेश्चन आपका खत्म होने वाला है। तो यहां से a क्या आएगा, a आएगा, दोनों तरफ पावर में x कर दो तो a आ जाएगा लैम्डा की पावर x, b आ जाएगा लैम्डा की पावर y, c आ जाएगा लैम्डा की पावर z। अब बच्चों abc का तो रिलेशन आपको पता है, b स्क्वायर इक्वल टू ac। तो आप क्या करिए, लिखिए b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी, वैल्यूज पुट कर दीजिए। यहां से आपके पास रिलेशन आ जाएगा लैम्डा की पावर 2y इज इक्वल टू लैम्डा की पावर x प्लस जेड। बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होती है, दैट मींस 2y इज इक्वल टू x प्लस जेड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x y z है ना, x y z इन AB। हो गया प्रूफ, कितना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखिए, ये क्वेश्चन अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म है जो अभी भी आपसे अटकता है, लेकिन इस क्वेश्चन से ही एक नया क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है और इसको एडवांस तक खींचा जा सकता है। इफ S be the sum, P the product and R the sum of the reciprocals of n terms of a GP, n terms of a GP, prove that S upon R whole power n is equal to P square। तो एग्जाम में ऐसे आता है क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि S बाय R होल पावर 2n भी कर सकता है, वो S बाय R होल पावर 5n भी कर सकता है, S बाय R होल पावर 6 भी कर सकता है। पता नहीं क्या करे एग्जाम में, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जो भी करे वैल्यू उसकी पी स्क्वायर ही आती है, वैल्यू उसकी n पे नहीं डिपेंड करती है, उसकी वैल्यू आती पी स्क्वायर ही है। लेकिन इसको जनरलाइज कैसे किया जाए ताकि ये याद भी रहे। तो बच्चों क्या लिखा है कि नंबर ऑफ टर्म्स आपके n टर्म्स है और वो सभी क्या है जीपी में है। तो अब बच्चों जीपी में हम कई सारे वेरिएबल्स तो ले नहीं लेंगे कि पहला टर्म a1 है, a2 है, a3, खूब सारे टर्म तो लेंगे नहीं। हम ऐसा करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि जीपी का फर्स्ट टर्म है a, कॉमन रेशियो है r, तो हम सारे टर्म्स लिख लेंगे। तो s क्या हो जाएगा, उन सब का सम, तो ar स्क्वायर कहां तक है, इसका nth टर्म क्या होगा बच्चों। अब nth टर्म का मतलब ar की पावर n-1 ही होता है, ये नहीं कि ये सोचो कि nth टर्म होगा ar की पावर n। हाँ है ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n, ठीक है ना। कई बच्चों को यहां से भी कंफ्यूजन होता है कि r की पावर n-1 क्यों है, n क्यों नहीं है। तो बच्चों ये देखो मैंने r कहां से चालू किया, ध्यान से देखो बच्चों, मैंने r मैंने सेकंड टर्म से चालू किया, r मैंने बच्चों सेकंड टर्म से चालू किया, फर्स्ट टर्म से चालू नहीं किया, ठीक है ना। इसलिए बच्चों वहां पर n-1 है, समझ में आया। ओके, तो ठीक है बच्चों, ये सम तो सभी बच्चे जानते हैं, इसको लिखना दिस इज a r की पावर n-1 अपॉन r-1। इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, माइनस कॉमन लेके, जैसा आप लिखना चाहें। अब बच्चों p क्या है, p इन सबका प्रोडक्ट है, यानी a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर की पावर n-1। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है ना, जैसे a अगर 2 बार आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा,
a अगर 3 बार आएगा तो a क्यूब हो जाएगा, a n बार आ रहा तो a की पावर n हो जाएगा। और बच्चों r की अगर आप पावर देखें तो वो 1 + 2 + 3 से लेकर कहां जा रही है, n - 1 तक जा रही है। और बच्चों मैंने आपको आज के ही टर्म में बताया है कि n - 1 टर्म्स का सम होता है 1/2 n - 1। ठीक, तो बच्चों p का भी झंझट खत्म। अब बच्चों यहां पे r में और भी बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन r में ये लिखा हुआ है कि ये जो सम है ये रिप्रेजेंट करता है जीपी के नंबर ऑफ टर्म्स जो है उनके रेसिप्रोकल का सम। तो उनके रेसिप्रोकल्स क्या होंगे, 1/a, 1/ar, 1/ar², इस तरीके से 1/ar की पावर n - 1। तो इनके रेसिप्रोकल्स के सम को बच्चों r से रिप्रेजेंट किया गया है। तो बच्चों आपका r आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड a, ठीक है, a इज 1/a, ठीक है ना। a कैसे लिखेंगे, क्या है कि 1/r है, तो 1/r की होल पावर n - 1, कॉमन रेशियो सीरीज का 1/r है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज 1/r - 1, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि सीरीज का कॉमन रेशियो 1/r ही है। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 1/a, 1 - r की पावर n/1 - r, ठीक है, इंटू 1/r की पावर n - 1, ये आ गया बच्चों। अब बच्चों आपको जो प्रूफ करना है इसको आप रीअरेंज करिए, और ध्यान रखिए एग्जाम में ये कभी भी आगे क्वेश्चन है तो आपसे कृपया करके गलत ना हो। और बच्चों मैंने आपको बताया ना कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें p² p³ p की पावर 4 ऐसे लिखा जाता है, लेकिन रहता p² ही है, क्योंकि चाहे s/r की होल पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 100 हो, कुछ भी हो, रहेगा ये p² ही, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज किया जाता है एग्जाम में। ओके, तो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, ये एन टर्म्स में नहीं बनेगा, वो टर्म्स रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, तब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सम बदल गया। सम s/r की होल पावर n का p² ही रहेगा, ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलने भी वाला है कुछ दिनों में। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, r तो मैंने सिंप्लीफाई कर ही दिया आपको, अब आपको s/r निकालना है। आप s/r अपनी कॉपी में खुद से निकाल लीजिए और प्रूफ कर लीजिए। तो बच्चों s/r देख लीजिए, s आपके पास लिखा हुआ है ऊपर, वो सबसे ऊपर कॉर्नर में रेड कलर से लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। ओके, तो s है सम है, तो सम तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। a r की पावर n - 1 अपॉन r - 1, a r - 1 अपॉन r की पावर n - 1। बस इन्हीं टर्म्स की वजह से बच्चे करने में इसको बहुत ही अवॉइड करते हैं, कहते हैं ये कौन लिखेगा, ये सब क्या है, और क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाता है इजी। अब आप तो देख ही चुके हो, ये हो गया a², बाकी सब टर्म कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा नीचे से r की पावर n - 1, ये बचा। यहां तक आ गया बेटा। अब बच्चों s/r तो आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, s/r की होल पावर n, तो हम दोनों तरफ पावर में n करेंगे, तो ये हो जाएगा a की पावर 2n, और r जो है बच्चों वो क्या है पावर में n किया, तो ये हो गया n - 1, ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों इसको रिलेट करना है किससे, p² से, इसको रिलेट करना है p² से। तो बच्चों हम लोग ऐसे रिलेट करते हैं कि ये हो गया a की पावर n और r की पावर हो गया 1/2 n - 1, और ये जो 2 है इसको कैंसिल करने के लिए इस तरह से 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो अब आप देख लो ब्रैकेट में p आपका है, तो s/r की होल पावर n इज इक्वल टू p²। तो बच्चों ये रिलेशन मैंने आपको प्रूफ कर दिया है, कृपया करके इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए। ये आने वाले समय में आपको इतने भयानक रूप में मिलेगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि ये क्वेश्चन उठा वहां से था और चल के कहां कहां चला गया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखिए, क्वेश्चन है बच्चों देखिए, इफ द
first and ninth terms, ध्यान से देखिए, if the first and the ninth term of a GP, if the first and the ninth term of a GP are A and B, तो मैंने GP का फर्स्ट और nth टर्म आपको दे दिया, and P is the product, and P is the product of first n terms, and P is the product of first n terms, then prove that P square is equal to AB की whole power n। तो बच्चों ध्यान से देखिए क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है। अब आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन ऐसे लग रहा पीछे वाला है। अब मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा और AB की होल पावर 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, ऐसे मिलेगा, लेकिन AB की पावर कुछ भी हो वो आएगा पावर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है बच्चों, ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ टर्म्स तो इंटीजर होते हैं ना, तो n की वैल्यू इंटीजर होगी। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि n की जगह 1/2 डाल दोगे, ध्यान रखना AB की होल पावर n में क्या है, nth टर्म, तो फिफ्थ टर्म होगा या सिक्स्थ टर्म होगा या सेवेंथ टर्म होगा। तो यही तो बता रहा हूं कि AB की होल पावर या तो 5 होगी या 6 होगी या 7 होगी, कुछ भी हो ये आएगा P स्क्वायर ही। और आपको एग्जाम में टर्म्स रिस्ट्रिक्ट करके दिए जाएंगे और आप कहोगे ये तो कराया ही नहीं गया, और क्वेश्चन होगा आपकी बुक का, ठीक है। तो आप इसको करना चालू करिए क्योंकि अभी मैंने इसका मिलता जुलता आपको कराया है, अब आप मेहनत करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अगला क्वेश्चन भी बच्चों बहुत ही कॉमन वे में है, लेकिन अभी तो ये एकदम शॉर्ट फॉर्म में है, फिर ये बढ़ भी जाता है, इसके एक्सटेंडेड वर्जन भी होते हैं, लेकिन अभी तो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं तो मैं कुछ एक्सटेंडेड नहीं कर रहा हूं। ABCD and P are different real numbers. ABCD and P are different real numbers such that A square plus B square plus C square times P square minus 2 times AB plus BC plus CD times P plus B square plus C square plus D square less than equal to 0। तो आपको बच्चों करना है show that A, B, C and D are in GP with common ratio P, with common ratio P। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कॉपी में करना स्टार्ट करें, आपने इस क्वेश्चन को पहले भी किया है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको 100% समझ में आ गया होगा। सबके पहले टर्म मैंने लिए हैं और ऐसे लेने से 3 परफेक्ट स्क्वायर्स का सम बन गया है, और 3 परफेक्ट स्क्वायर्स का सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो इक्वल टू 0 हो सकता है। इसलिए हम तीनों को इक्वल टू 0 करेंगे तो तीनों से P की वैल्यू आएगी, यहां से आएगी B बाय, यहां से आएगी C बाय B और यहां से आ जाएगी D अपॉन C। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि A B C D अगर GP में होंगे तभी ऐसा लिखा जा सकता है ना। A B C D are in GP with common ratio P, with common ratio P। हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया है। अब बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आई होप वो क्वेश्चन आप ही लोग करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। The sum of two numbers is 6 times
their geometric mean. ध्यान से देखिए क्या लिखा है, the sum of two numbers is 6 times their geometric mean. Show that numbers are in ratio. तो वो रेशियो बच्चों निकालना मैं आपको दे देता हूं, वरना वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके पास दिया रहेगा। तो बच्चों आपको प्रूफ करना है कि इन दो नंबर्स का रेशियो कुछ इस तरह से। तो कितने बच्चे चाहते हैं मैं इन क्वेश्चंस को कर दूं? तो बच्चों जो गिवन रिलेशन था, बच्चों जो गिवन रिलेशन है वो आपकी स्क्रीन पे लिखा है, बस आप इसको थोड़ा सा तरीके से लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? दिस इज a प्लस बी अपॉन 2, देखिए क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी अपॉन 2 रूट a रूट b इज इक्वल टू 3। ये आ गया। तो बच्चों ये क्या हो गया? ये हो गया रूट a स्क्वायर प्लस रूट b स्क्वायर प्लस 2 रूट a रूट b। इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अगर आपको नहीं पता है तो अगर मैं आपको किनारे लिख देता हूं, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, कभी भी लिखा हो तो आप इसको लिखेंगे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंड। तो रूट a स्क्वायर रूट b स्क्वायर प्लस 2 रूट a रूट b, दिस इज रूट a स्क्वायर माइनस, इधर ध्यान दीजिए, प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 2 रूट a रूट b। तो मैंने बच्चों लगाया है इसको a प्लस बी प्लस 2 रूट a रूट b होल डिवाइड बाय a प्लस बी माइनस 2 रूट a रूट b इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो बच्चों ये हो जाएगा रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 2। 4 अपॉन 2 इज 2। ध्यान से देखिए क्या आया, 4 अपॉन 2 इज 2, और दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a माइनस रूट b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो आप इस पे दोबारा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो दोबारा अप्लाई कर लीजिए तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इसको दोबारा आप अप्लाई कर दीजिए, होल डिवाइड बाय, जिन लोगों को कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नहीं आता है उसके लिए मैंने साइड में अलग से लिख दिया था डाटा, वो उसको यूज कर सकते हैं कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी अगर होता है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 रूट a और ये हो जाएगा 2 रूट b इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। तो बच्चों ये रेशियो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसको सिंप्लीफाई करते ही आपकी स्क्रीन पे आंसर आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2।